जब पहली बार मेरी देह लूटी गई, मैं सिर्फ 10 साल की थी। दूसरी बार मेरी आत्मा कुचली गई और मैं 13 की थी। तीसरी बार मेरे विश्वास को तोड़ा गया जब मैं 17 की हुई। लेकिन चौथी बार मैंने खुद को नहीं, उन्हें तोड़ा जब मैं जज बनी और उन्हें अपने सामने कटघरे में खड़ा देखा। रेखा चौधरी, भैरवपुर गांव जहां चुप्पी को संस्कार कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में एक छोटा, अनपढ़ और पिछड़ा सा गांव था भैरवपुर, जहां लड़कियों को घर की देहरी से बाहर जाना गुनाह समझा जाता था, जहां लाज और संस्कार के नाम पर उनकी खामोशी को ही उनके चरित्र का प्रमाण मान लिया जाता था। गांव में सड़कें टूटी थीं, लेकिन सोचें उससे भी ज्यादा। जहां न पढ़ाई की इज्जत थी, लड़की की जिंदगी की। जहां अगर कोई लड़की हंस दे तो उसे बेशर्म कहा जाता, और अगर चुप रहे तो बड़ी समझदार है कहकर नजरें घुमा ली जाती। इसी गांव के एक कोने में पक्की ईंटों की जगह गोबर से लीपे गए दीवारों वाला एक घर था, जिसमें रहती थी एक 10 साल की लड़की, रेखा चौधरी। रेखा सपनों वाली नहीं, 100 भी आप पहनी बीनी सवालों वाली लड़की। रेखा को आप गांव की आम लड़की नहीं कह सकते थे। वो खेलती नहीं थी, सजती नहीं थी, किसी भी त्योहार में चूड़ियां नहीं पहनती थी। वो किताबों से सवाल पूछती थी। अगर भगवान सब देखते हैं तो मेरी मम्मी हर रात रोती क्यों है? अगर कानून सबके लिए है तो हमारे गांव की लड़की को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? अगर स्कूल पढ़ाई के लिए है तो मास्टर साहब हर बार मेरी स्कर्ट पर नजर क्यों रखते हैं? रेखा के सवाल किताबों से बाहर थे, लेकिन समाज के अंदर थे। परिवार, टूटे हुए ख्वाब, लेकिन मजबूत इरादे। रेखा के पिता रमेश चौधरी गांव के सबसे गरीब किसानों में से एक थे। दिन भर दूसरों के खेत जोतते थे और जो बचता था उसी से घर चलता। मां गायत्री देवी एक सीधी साधी चुपचाप रहने वाली स्त्री थीं। वो खुद 5वीं पास भी नहीं थीं, लेकिन चाहती थीं कि उनकी बेटी कुछ बड़ी बने। उनका सपना था, रेखा एक दिन स्कूल मास्टर बनेगी, या डॉक्टर, या कुछ ऐसा जो गांव की बाकी लड़कियों से अलग हो। लेकिन उन्हें क्या पता था, रेखा न मास्टर बनेगी न डॉक्टर। वो एक दिन जज बनेगी, और वही गांव, वही लोग, वही अपराधी एक दिन उसकी अदालत में पेश होंगे। रेखा का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। पानी भरने कुएं पर जाती, फिर जानवरों को चारा डालती, फिर किताबें उठाकर स्कूल के लिए निकलती। वो स्कूल तक 3 किलोमीटर पैदल चलती थी, धूल भरे रास्तों से, अजनबी नजरों से, और हर बार बढ़ते डर से। रेखा को बचपन से ही समझा दिया गया था, लड़की को नजरें झुकाकर चलना चाहिए। अगर कोई कुछ कहे तो चुप रहो। लड़कियां जवाब नहीं देती, इज्जत खो जाती है। रेखा जवाब नहीं देती थी, लेकिन उसके अंदर एक दुनिया खोल रही थी। उस दिन बारिश हो रही थी, स्कूल जल्दी छूट गया। रेखा अकेली पैदल लौट रही थी। तभी रास्ते में मिला श्याम सिंह, गांव का दबंग, उम्र में पिता जितना, लेकिन हर लड़की की देह पर उसकी नजर। रेखा बिटिया, बैठ जा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं, तेरे बापू ने भेजा है। रेखा पहली बार किसी के वाहन पर बैठी थी। वो डर रही थी, लेकिन श्याम सिंह उसे झूठा विश्वास दिला रहा था। कुएं के पास वो साइकिल रुकी, और रेखा की जिंदगी वहीं से टूटनी शुरू हुई। श्याम सिंह ने उसे घसीटा, झाड़ियों के पीछे ले गया, और वो हुआ जिसे शब्दों में कहना कठिन है। रेखा की चीखें झाड़ियों से टकराकर लौट आईं। उसकी स्कर्ट खून से भर गई थी। उसकी आंखों में अब बचपन नहीं था, बस अंधेरा था। घर की चुप्पी जहां इंसाफ नहीं, इज्जत की बात होती है। रेखा घर पहुंची खून से लथपथ। गायत्री देवी रेखा को देखकर चीख उठी, हे भगवान, हमारी बेटी के साथ क्या हो गया? पिता रमेश चौधरी श्याम सिंह के घर दौड़े। पुलिस स्टेशन गए, लेकिन जवाब मिला, श्याम सिंह विधायक के ड्राइवर हैं। सोच समझकर बोलिए, आपकी बेटी का चरित्र सही नहीं लगता। अगर रिपोर्ट लिखवा दी तो गांव में नाक कट जाएगी। रेखा की मां का सिर झुक गया। पिता शराब में डूबने लगे, और रेखा की आत्मा पहली बार समाज की अदालत में दोषी करार दी गई। परिवार ने रेखा को शहर भेज दिया, वहां सुरक्षित रहेगी, पढ़ सकेगी। लखनऊ के एक सरकारी बालिका इंटर कॉलेज में उसका दाखिला हुआ। रेखा अब चुप नहीं थी। वो पढ़ती थी, सख्त हो चुकी थी, पर दर्द उसकी नींदों में घुला रहता। इसी कॉलेज में था अशोक मास्टर, गणित का अध्यापक।
सबका प्रिय, छात्राओं को मुफ्त ट्यूशन देने वाला। पर उसकी नजरें कुछ और कहती थीं। एक दिन उसने कहा, रेखा, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, स्टाफ रूम में आओ। स्टाफ रूम में दरवाजा बंद हुआ और फिर रेखा की चीखें बाहर नहीं निकली। दूसरी बार वही दर्द, वही खून, वही चुप्पी। इस बार रेखा ने किसी से कुछ नहीं कहा, न एफआईआर न शिकायत। उसने बस अपनी डायरी में लिखा, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। अब रेखा 12वीं में थी। उसे कानून पढ़ना था, जज बनना था। वो क्लैट की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान मिला विकास यादव, सहपाठी, होशियार, बातूनी और समझदार लगने वाला लड़का। रेखा ने पहली बार किसी लड़के से दोस्ती की थी। वो सोचती थी, शायद ये दुनिया का कोई कोना ऐसा है जहां मैं इंसान की तरह रह सकती हूं। एक दिन विकास ने कहा, बर्थडे है, चलो केक खाते हैं। होटल में दोस्त हैं, सब मिलकर मनाएंगे। होटल के कमरे में केक नहीं था। वहां एक प्लान था रेखा को बेहोश करने, और बाकी आप समझ सकते हैं। तीसरी बार रेखा को नहीं तोड़ा गया, उसे आग में झोंक दिया गया। वो अब न लड़की रही, न शिकार। वो अब एक हथियार बन गई थी। अब वो रेखा नहीं, प्रतिक्रिया बन चुकी थी। 3 बार टूटने के बाद अब रेखा में एक अलग प्रकाश था। उसे अब दर्द से डर नहीं लगता था। उसे डर लगता था, अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगली रेखा कौन होगी। रेखा ने फैसला लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं जज बनूंगी। और वो सब जो मेरी जैसी लड़कियों को तोड़ते हैं, उन्हें मैं कानून से तोड़ूंगी। भविष्य की राह, एक लड़की, 3 जख्म और एक लक्ष्य। रेखा जब अस्पताल से लौटी, तीसरी बार टूटी हुई, तब उसकी आत्मा नहीं टूटी। उसने पहली बार ठान लिया कि अब वो खुद के लिए नहीं, बाकी लड़कियों के लिए लड़ेगी। कोई सहानुभूति नहीं चाहिए थी उसे, ना किसी एनजीओ की मदद, ना किसी अखबार में जगह। उसे चाहिए था कानून की किताब और उस कुर्सी तक पहुंच जहां से वो कर सके जो कोई उसके लिए नहीं कर पाया। अंदर एक युद्ध चल रहा था। हर रात रेखा एक सपना देखती, एक कोठरी जहां 3 चेहरे उसके आसपास घूमते, हंसते और कहते, किसे बताएगी तू, किसको परवाह है, तू तो बस इस्तेमाल की चीज थी। रेखा नींद में चीखती, उठती और फिर किताबें खोल देती। क्लैट की तैयारी, जहां हर शब्द इंसाफ की तरफ एक कदम था। क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एक परीक्षा, लेकिन रेखा के लिए जिंदगी की दूसरी शुरुआत। एक कोचिंग सेंटर और श्रीवास्तव सर की छांव। रेखा ने लखनऊ में एक नामी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। कहीं से पैसे जुटाए, कुछ लोगों से उधार लिया। वहीं उसे मिले श्रीवास्तव सर, रिटायर्ड सेशन जज, खुरदरे चेहरे, सख्त आवाज, लेकिन आंखों में गहराई। वो रेखा की पहली क्लास में बोले थे, लॉ कोई किताब नहीं, ये हर रोज की लड़ाई है। कानून सिर्फ धाराएं नहीं, ये इंसान के जख्मों का मरहम है। रेखा को पहली बार लगा कि शायद कोई है जो समझ सकता है कि वो कानून क्यों पढ़ना चाहती है। क्लास के बाद रेखा ने धीरे से कहा, सर, मैं जज बनना चाहती हूं। उन्होंने पूछा, क्यों? रेखा ने सिर झुकाया और सिर्फ इतना बोला, क्योंकि 3 बार जब मेरे साथ हुआ, तब कोई जज नहीं था जो देख रहा हो। श्रीवास्तव चुप हो गए। अगले दिन उन्होंने रेखा को एक चुपचाप फाइल थमा दी। ये पढ़ो, इसमें वो सब है जो किताबों में नहीं मिलेगा, इंसाफ की आंखें। पढ़ाई सवालों से नहीं, जख्मों से होती थी। रेखा रोज 14 घंटे पढ़ाई करती। वो बैरैक्स ऐसे रटती जैसे कोई दुश्मन को पहचान रही हो। आईपीसी सेक्शन 376 बलात्कार की परिभाषा और सजा, सीआरपी चार्जशीट से लेकर ट्रायल तक की प्रक्रिया, इंडियन एविडेंस एक्ट, सबूत कैसे पेश किए जाते हैं, कैसे तोड़े जाते हैं, पीओसीओ एक्ट, बच्चों के साथ अपराध की सख्त कानूनी धाराएं। वो हर शब्द में अपने साथ हुए अन्याय का जवाब ढूंढती थी। रेखा के कमरे की दीवारों पर लिखा था, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं उन तीनों को कटघरे में खड़ा करूंगी। क्लैट का दिन, जहां स्याही से युद्ध हुआ। परीक्षा केंद्र में बैठते वक्त रेखा की हथेली कांप रही थी। ना इसलिए कि सवाल कठिन थे, बल्कि इसलिए कि हर सवाल उसके जीवन के किसी हिस्से से जुड़ा था। सिर्फ 2 घंटे थे, और उन 2 घंटों में रेखा ने अपने पूरे जीवन का हिसाब किताब दुनिया के सामने रख दिया। परीक्षा के बाद वो चुपचाप बाहर निकली और मंदिर के बाहर बैठकर बोली, हे भगवान, इस बार मत छोड़ना। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, मुझे बस न्याय चाहिए। क्लैट रिजल्ट। रेखा अब भारत की बेटियों की आवाज थी। 3 महीने बाद रिजल्ट आया।
रेखा को ऑल इंडिया रैंक 12 मिली। पूरा कोचिंग सेंटर खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। श्रीवास्तव सर ने पहली बार रेखा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तू मेरी नहीं, देश की बेटी है। मां गायत्री देवी ने गांव में पहली बार बेटी को अखबार में देखा। उन्होंने चुपचाप हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। जिस बेटी को समाज ने 3 बार मार डाला, आज वो लाखों को जिंदा रखेगी। रेखा का कॉलेज NLU, जहां से न्याय का जन्म होता है। रेखा को एडमिशन मिला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में, जहां से देश के बड़े बड़े जज, वकील और न्यायविद बनते हैं। वहां रेखा सबसे कम बोलने वाली लेकिन सबसे ज्यादा समझदार छात्रा थी। उसके प्रोफेसर उसे तपस्विनी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो न हंसती थी न दिखावा करती, बस एक शांत तपस्या में डूबी रहती थी। रेखा ने लॉ की पढ़ाई के दौरान 3 इंटर्नशिप की। 8 दिल्ली महिला आयोग में, जहां उसने सैकड़ों पीड़ित लड़कियों की फाइलें पढ़ी। दूसरा, हाईकोर्ट के एक जज के अंडर, जहां उसने देखा कि कैसे एक मुकदमा पल भर में मोड़ा जा सकता है। 3 एक NGO के साथ, जो बलात्कार पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता देता था, जहां उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं थी। UPPCSJ परीक्षा, जहां रेखा ने अंतिम तलवार चलाई। 5 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद रेखा ने दिया उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा। परीक्षा कठिन थी, हजारों उम्मीदवार, समझ सीटें, लेकिन रेखा के लिए यह परीक्षा नहीं थी। ये उसका प्रतिशोध था, लेकिन न्याय के रास्ते से। वो लिखती गई जैसे अपने खून से कहानी दर्ज कर रही हो। वो इंटरव्यू में गई बिना डर के। पैनल ने पूछा, Why do you want to become a judge? रेखा ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं दूसरी रेप पीड़िता देखना नहीं चाहती, leaving court without justice. I want to change that pattern from victim to verdict. फाइनल रिजल्ट। अब रेखा जज थी। रिजल्ट आया, रेखा का नाम पहले नंबर पर था। रेखा चौधरी, रैंक एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश। अब वो जिस कुर्सी से डरती थी, जिस अदालत में उसके जैसे लोगों को चुप करा दिया जाता था, उसी अदालत की कुर्सी नंबर 3 महिला विशेष अदालत पर रेखा न्याय की देवी बनकर बैठी थी। एक ऐतिहासिक सुबह, लखनऊ की विशेष महिला अदालत, कोर्ट नंबर 3। जज रेखा चौधरी सुबह 10 बजे अपनी कुर्सी पर बैठी। उनके सामने मुकदमा रखा गया। 1 श्याम सिंह 52 वर्ष, पूर्व ग्राम प्रधान। 2 अशोक मास्टर 56 वर्ष, सेवानिवृत्त शिक्षक। 3 विकास यादव 34 वर्ष, स्थानीय नेता का बेटा। अपराध, रेप, गैंगरेप, धमकी और POCSO एक्ट के तहत गंभीर धाराएं। जैसे ही केस की फाइल खोली गई, रेखा की आंखें पल भर के लिए स्थिर हो गईं। उनके सामने थे वही 3 चेहरे जिन्होंने उनकी आत्मा के 3 टुकड़े किए थे। पर जज की कुर्सी पर बैठी रेखा अब वो मासूम लड़की नहीं थी। वो अब थी न्याय की मूर्ति, जिसने अपनी आंखें खुली रखी थीं। न्याय की परीक्षा, जहां भावनाओं को भी वकील चाहिए होता है। रेखा ने केस की फाइल बिना कांपे पढ़नी शुरू की। मुकदमा किसी दूसरी लड़की का था, नेहा, 16 साल की छात्रा, जिसने आत्महत्या की कोशिश की थी। लेकिन उसके केस की कहानी हूबहू वही थी। 3 लोगों ने एक स्कूल में उसे ट्यूशन के नाम पर बुलाया, मल्टीपल बार शारीरिक शोषण किया, डराया, धमकाया और आखिरकार उसे चुप रहने को मजबूर किया। जब नेहा की मां ने FIR करवाई तो पुलिस ने केस फॉरवर्ड कर दिया। अब यह केस रेखा की अदालत में था। कटघरे में खड़े 3 भूत, तीनों आरोपी कोर्ट में पेश हुए। उनमें से 2 ने रेखा को देखा और पहचान ही नहीं पाए, लेकिन अशोक मास्टर की आंखों में जैसे कोई अंधड़ दौड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। वो बार बार रेखा को घूर रहा था, शायद याद कर रहा था उस 13 साल की लड़की को, जिसे उसने एक बार कहा था, तू किसी को बताएगी तो तेरी जुबान काट दूंगा। अब वो लड़की जज थी और उसका चेहरा अभियुक्त की लिस्ट में सबसे ऊपर। रेखा ने उन्हें बस एक बार देखा, न गुस्सा न घृणा, सिर्फ सन्न न्याय। गवाही शुरू जब हर सवाल ने जख्म कुरेदा। पहली गवाह नेहा की मां। उसने कांपती आवाज में बयान दिया, मैडम, मेरी बेटी अब हंसती नहीं, वो सिर्फ रोती है। वो कहती है उसे मार दो, पर स्कूल मत भेजो। मैं क्या करूं? रेखा ने संयम से पूछा, क्या आपको कोई धमकी दी गई? महिला फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ, विकास यादव ने कहा कि केस उठाना नहीं तो मेरी बेटी की लाश मिलेगी।
रेखा ने सामने पुलिस अधिकारी को देखा। आपने इन आरोपों पर कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की? पुलिस वाला झेंप गया। मैडम, जांच चल रही थी, सबूत कम थे। रेखा की आवाज अब लोहे सी कठोर हो गई। जब किसी की आत्मा लहूलुहान हो तब सबूतों के लिए रफ्तार नहीं, इंसाफ चाहिए होता है। रेखा की आत्मा की चीख अदालत में एक मौन विद्रोह। 3 दिनों की लगातार सुनवाई चली। गवाहों ने कहा उन्हें डराया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, नेहा के शरीर पर चोटों के पुराने निशान हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें विकास हंसते हुए कहता है, जैसी रेखा चुप रही थी वैसे ही ये भी चुप हो जाएगी। उस एक लाइन ने कोर्ट में सन्नाटा फैला दिया। रेखा के अंदर तूफान चल रहा था। क्या अब वो फैसला दे सकती थी? अंतिम दिन वकील बहस कर रहे थे, लेकिन जज रेखा की आंखें अब कहीं और थीं। वो उस छोटे से कमरे में थीं जहां उसकी जिंदगी 3 बार खत्म हुई थी। रेखा ने कोर्ट रूम में एक खास आदेश दिया। इन तीनों आरोपियों की पिछली सभी महिला विरोधी गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की जाए, विशेषकर किशोरियों के साथ व्यवहार। पुलिस ने अगली सुबह 12 नई शिकायतें पेश की, जो कभी दबाई गई थीं या रफा दफा कर दी गई थीं। फैसला जब न्याय बोलता है तो वक्त रुक जाता है। दिनांक 12 नवंबर, स्थान महिला विशेष अदालत, लखनऊ। जज रेखा चौधरी ने फैसला पढ़ा। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तों ने सुनियोजित, बार बार और निर्लज्जता से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, और ना केवल उस एक लड़की के बल्कि इस समाज की आत्मा के साथ भी अपराध किया है। इसलिए श्याम सिंह उम्र कैद, अशोक मास्टर उम्र कैद, विकास यादव उम्र कैद 10 वर्ष अतिरिक्त, पीओसीएसओ और धमकी की धाराओं के तहत। यह अदालत यह भी आदेश देती है कि पीड़िता नेहा को 25 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए और उसकी मानसिक चिकित्सा का संपूर्ण खर्च सरकार वहन करेगी। अदालत यह कहना चाहती है, बलात्कार केवल शरीर को नहीं, आत्मा को मारता है, लेकिन न्याय आत्मा को फिर से जीवन देता है। कोर्ट के बाहर सन्नाटा नहीं, शंखनाद था। कोर्ट रूम के बाहर भीड़ जमा थी। संवाददाता, छात्राएं, महिलाओं के संगठन। नेहा की मां रेखा के पैरों में गिर पड़ी। बेटी, तू तो मेरी नेहा के लिए देवी बन गई। रेखा ने धीरे से उठाया, बोली, मैं तो बस वही कर रही हूं जो मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया था। अखबार की हेडलाइन अगले दिन, 3 बार रेप हुई लड़की बनी जज, अब उसी ने सुनाया दोषियों को उम्र कैद का फैसला। जज रेखा चौधरी, न्याय की नई आवाज। अब यह सिर्फ एक अदालत नहीं थी, यह एक आंदोलन था। रेखा चौधरी का नाम अब केवल एक जज का नहीं था, वह आशा थी हर उस लड़की के लिए जो कभी चीखी नहीं, कभी बोल नहीं पाई। उस एक फैसले ने देश भर में एक लहर पैदा कर दी थी। टीवी पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर सब यही कह रहे थे, जिसे न्याय नहीं मिला उसने न्याय देना सीख लिया। कोर्ट रूम नंबर 3 अब डर का नहीं, भरोसे का पता था। रेखा की अदालत में हर दिन कम से कम 5 नए केस आने लगे, छोटे गांवों से, दबे हुए समाजों से। वो लड़कियां जो पहले सोचती थीं कि हमें कोई नहीं सुनेगा, अब वो सीधे कहती थीं, हमें सिर्फ जज रेखा के सामने बयान देना है। वो समझती हैं, वो हमारी तरह ही गुजरी हैं। रेखा हर केस को सिर्फ फाइल नहीं मानती थी। हर केस एक अधूरी लड़की की आत्मा की चीख होती थी, जिसे वो कानून के शब्दों में इंसाफ देती थी। रेखा का न्याय मंत्र सहानुभूति नहीं, रेखा हर केस में कुछ खास करती थी। पीड़िता का चेहरा नहीं देखती थी, उनकी आंखें देखती थीं। वकीलों को निर्देश था कि मूल्यांकन सबूतों से करें, सवालों से नहीं शर्मिंदा करें। उन्होंने अदालत में एक पंक्ति लगवाई थी, बलात्कार का दोषी वह नहीं जो पीड़िता बोलती है, दोषी वह है जो अपराध करता है। मीडिया की नजर देश की सबसे निर्भीक महिला जज, एक टीवी चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया। सवाल था, आप कैसे इतनी सख्ती से फैसले लेती हैं जबकि आप खुद एक पीड़िता रह चुकी हैं? रेखा मुस्कुराई, मैं हर फैसले से एक जख्म धोती हूं, हर गवाही से एक लड़की को नया जीवन देती हूं। मैं न्याय देती हूं, बदला नहीं। रेखा के फैसलों के 3 साल और 187 लड़कियां, 3 साल में 187 बलात्कार पीड़िताओं को न्याय मिला, 27 दोषियों को उम्र कैद, 5 मामलों में सरकारी सिस्टम की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी। रेखा की अदालत अब मौन बच्चियों का मंदिर कहलाती थी। एक दिन जब रेखा ने सिस्टम से टकरा जाने का फैसला लिया, एक ऐसा केस आया जहां अभियुक्त था राज्य मंत्री का बेटा,
एक 14 साल की नौकरानी का शारीरिक शोषण, पिता एक मामूली चौकीदार। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, सबूत मिटाए जा रहे थे। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, सब कहते हैं कि ये केस मत लड़ो वरना लाश मिलूंगी। रेखा ने आंखें बंद कर लीं, फिर खोलीं। तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। अब इस बार कोई दूसरी लाश गिरेगी व्यवस्था की। रेखा ने पहली बार सरकारी अफसरों को कटघरे में खड़ा किया। रेखा ने एफआईआर दर्ज न करने वाले थाना प्रभारी को कोर्ट में बुलाया, सीसीटीवी सबूत मिटाने वाले एसआई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट में देरी करने वाले डॉक्टर को नोटिस भेजा। रेखा ने पूरे उत्तर प्रदेश के न्याय व्यवस्था को झकझोर दिया। अब हर लड़की की जुबान पर एक नाम था, रेखा मैम। एक एनजीओ ने उन्हें न्याय देवी अवार्ड दिया। भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय महिला गौरव सम्मान से नवाजा। लेकिन रेखा ने कुछ नहीं लिया। उनका जवाब था, जिस दिन आखिरी लड़की बिना डर के स्कूल जाएगी, उस दिन मेरी पूजा कर लेना। आज सिर्फ मुझे लड़ने दो। रेखा ने एक किताब लिखी, मैं चुप नहीं रहूंगी। इस किताब में उन्होंने अपने 3 रेप की सच्चाई, कैसे उन्होंने सीएलएट पास किया, कैसे जज बनी, कैसे हर केस को उन्होंने जिंदगी की लड़ाई माना। ये किताब देश भर की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। कुछ स्कूलों ने इसे सिलेबस में शामिल किया। एक लड़की की चिट्ठी जिसने रेखा को रुला दिया। एक दिन रेखा को एक चिट्ठी मिली। कागज थोड़ा फटा हुआ था, लेकिन उसमें लिखा था, मैडम, मैंने आत्महत्या का प्लान किया था, लेकिन आपकी किताब पढ़कर मुझे लगा कि मैं मर नहीं सकती। मुझे लड़ना है। एक दिन मैं भी जज बनूंगी और आपको देखकर फैसला सुनाऊंगी। रेखा फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने वो चिट्ठी अपनी मेज पर हमेशा के लिए रख ली। रेखा अब सिर्फ जज नहीं थी, वह एक आंदोलन थी। देश भर की अदालतों में रेखा का नाम लिया जाने लगा। कई नई महिला जजों ने कहा, हमने कानून नहीं पढ़ा, हमने रेखा मैम को देखा और रास्ता चुना। महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रेखा ने कहा, हम लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि बलात्कार के बाद चुप रहो, क्योंकि इज्जत चली जाएगी। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि जो बलात्कार करता है उसकी इज्जत क्यों नहीं जाती। मैं रेखा हूं, 3 बार टूटी हूं, पर हर बार उठी हूं। अब मैं झुकूंगी नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर रेखा की यह कहानी आपकी आंखों में नमी और दिल में आग छोड़ गई हो, तो इस आवाज को मत रोको। इसे हर उस बहन तक पहुंचाओ जो चुप है, जो टूटी है, पर अभी लड़ी नहीं। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप भी न्याय के साथ हैं। कमेंट करें, मैं भी रेखा हूं। अगर आप भी इस समाज की चुप्पी के खिलाफ खड़े हैं, शेयर करें ताकि ये कहानी सिर्फ कहानी न रहे, एक आंदोलन बन जाए। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी सच्ची, सस्पेंस भरी और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से किसी की चुप्पी टूट सकती है। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ।